हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी स्टैंडर्ड 8 द कंपनी एस्टेब्लिश पावर। तो कैसे ब्रिटिश ने अपना पावर इंडिया पे एस्टेब्लिश किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। औरंगज़ेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। तो औरंगज़ेब था वो लास्ट मुगल रूलर था, जितने भी पावरफुल मुगल रूलर्स रहे उनमें से। He established control over a very large part of the territory that is now known as India। तो इंडिया की काफ़ी बहुत ज़्यादा टेरिटरी पे औरंगज़ेब का कंट्रोल था। आफ्टर हिज डेथ इन 1707, उसकी डेथ के बाद, उसके मरने के बाद, मैनी मुगल गवर्नर्स और सूबेदार एंड बिग जमींदार बिगेन एसर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिश रीजनल किंगडम। तो जो छोटे छोटे लोकल रूलर्स थे, जो गवर्नर्स सूबेदार्स थे, उन्होंने क्या किया, अपनी ज़मींदारी मतलब खुद का राज चलाना चालू कर दिया। लोकल जगह पे अपना खुद का पावर एस्टेब्लिश कर लिया। एज पावरफुल रीजनल किंगडम एमर्ज्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। तो पहले के टाइम पे दिल्ली क्या हुआ करता था, मुगल टाइम पे एक इफेक्टिव सेंटर था, मतलब सबका सेंटर हब जो था वो था दिल्ली। लेकिन औरंगज़ेब के चले जाने के बाद वो पूरा बिखर गया। By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British। तो 18th सेंचुरी के सेकंड हाफ जो था उसमें एक नया पावर एमर्ज हो रहा था, वो था ब्रिटिशर्स। डू यू नो दैट ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वेर रिलेक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज। तो अगर आपको पता हो तो ब्रिटिशर्स पहले जो थे वो यहाँ व्यापार करने आए थे, एक ट्रेडिंग कंपनी लेके आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने टेरिटरी को एक्वायर करना शुरू कर दिया। हाउ देन डिड दे केम टू बी द मास्टर ऑफ अ वास्ट टेम्पर। उसके बाद धीरे धीरे क्या बन गए, हमारे मास्टर बन गए, पूरा हथियार लिया उन्होंने। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। ये चैप्टर में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक पिक्चर दी गई हुई है जो है बहादुर शाह जफ़र की, और उसके जो बेटे हैं वो अरेस्ट किए जा रहे हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, कैप्टन हॉटसन के द्वारा। आफ्टर औरंगज़ेब देयर वॉज नो पावरफुल मुगल रूलर। तो औरंगज़ेब की डेथ के बाद कोई भी पावरफुल मुगल रूलर बचा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी सिंबॉलिकली मुगल एम्पर जो था वो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने के बाद एक विद्रोह हुआ था इंडियंस के द्वारा, एक मैसिव रिबेलियन ब्रिटिश के रूल के अगेंस्ट। कब? 1857 में, जिसे हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं। तो उसके जो नेशनल लीडर थे वो थे बहादुर शाह जफ़र, लेकिन वो रिवॉल्ट हम हार गए थे। तो वो रिवॉल्ट जब ख़त्म होने को आया तो बहादुर शाह जफ़र को फोर्स किया गया कि वो अपना किंगडम लीव कर दे, मतलब छोड़ दे, और उनके बेटे मार दिए गए थे। अब हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East। मतलब 1600 साल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, एक चार्टर मिला उनको, कहाँ से? क्वीन एलिजाबेथ से, जो इंग्लैंड की रूलर है। उन्होंने उनको परमिशन ग्रांट की कि वो ईस्ट में ट्रेड कर सकते हैं और इंग्लैंड की कोई भी कंपनी उनके साथ compete नहीं करेगी। With this charter, the company could venture across the oceans looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices। मतलब कंपनी क्या जाएगी, कंपनी दूसरी लैंड पे जाएगी, मतलब दूसरी जगह पे जाएगी और वहाँ पे ट्रेड करेगी, और जो चीज़ें हैं जिसका व्यापार उन्हें करना है वो ढूंढेगी, चीप प्राइस में लेके आएगी और यूरोप में हाइयर प्राइस पे बेचेगी। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर। मतलब कंपनी को कोई डर नहीं था कंपटीशन का, क्योंकि उनके पास इकलौता अधिकार था कि उन्हें इंग्लैंड में से कहीं से भी कंपटीशन नहीं मिलेगा। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरीली बाय एक्सक्लूडिंग कॉम्पिटिशन। पूरा जो कॉम्पिटिशन था वो धकेल दिया गया था, सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर। मतलब वो सस्ते में खरीद के महंगे में बेच सकें। The Royal Charter, however, could not prevent other European power from entering the Eastern market। लेकिन जो रॉयल चार्टर था वो दूसरी जो यूरोपियन मार्केट, दूसरे जो कंट्री था उनको रोक नहीं पाया। By the time the first English ship sailed down, पहले जब इंग्लिश शिप आए
द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका अराउंड द केप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस द इंडियन ओशन। तो इंग्लिश शिप के आने से पहले ही पोर्टुगीज़ जो थे, द पोर्टुगीज़ हैड ऑलरेडी एस्टेब्लिश देयर प्रेजेंस, पोर्टुगीज़ पहले ही आ चुके थे। जैसे हमने वास्को डी गामा का नाम सुना है, वास्को डी गामा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। द पोर्टुगीज़ हैड ऑलरेडी एस्टेब्लिश देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड हैड देयर बेस इन गोवा। तो पोर्टुगीज़ इंग्लैंड से पहले ही आ चुके थे, इंग्लिश पीपल से पहले ही पोर्टुगीज़ इंडिया में आ चुके थे। उनका जो बेस था वो कहाँ पे था? गोवा में। इनफैक्ट इट वॉज वास्को डा गामा। सबसे पहले कौन आए? पोर्टुगीज एक्सप्लोरर वास्को डी गामा। उन्होंने सी रूट जो ढूंढा इंडिया तक आने का, कब? 1498 में। तो बाय द अर्ली 17th सेंचुरी द डच टू वेर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशन। तो अर्ली 17th सेंचुरी में यहाँ पे कौन आने वाले थे? डच भी ढूंढ रहे थे रास्ता कि वो यहाँ आके ट्रेड करें। सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द सीन। और हाल ही में वापस और कौन आए? फ्रेंच, मतलब फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज और इंग्लिश। द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वेर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग। और सब लोग एक ही चीज़ खरीदना चाहते थे इंडिया से। वो क्या था? द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया। तो कॉटन और सिल्क जो इंडिया में प्रोड्यूस होता था, हैड अ बिग मार्केटिंग इन यूरोप, जिसका यूरोप में एक बहुत बड़ा मार्केट था। पेपर, क्लोव्स, कैडेमोम एंड सिनेमन टू वे ग्रेट इन डिमांड। इलायची, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा डिमांड में थी। कॉम्पिटिशन अमॉन्ग्स द यूरोपियन कंपनीज इनएविटेबली पुश्ड अप द प्राइसेस एट विच दिस कुड बी परचेज। तो ये जो कॉम्पिटिशन था उसकी वजह से क्या था? प्राइस भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई थी। एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट डेट कुड बी अर्न। और इसकी वजह से जो प्रॉफिट था वो कम था। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लोरिश वॉज बाई एलिमिनेटिंग राइवल कॉम्पिटिटर। तो एक ही तरीका था सर्वाइव करने का कि कंपटीशन को कम कर दो। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट देयर फॉर लेड टू फियर्स बैटल। इसकी वजह से क्या हुआ? बहुत ज़्यादा बैटल लड़नी पड़ी। अंदर में ही वो लोग, अंदर ही वो लोग झगड़ने लगे कि कौन यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग कंपनी अच्छे से एस्टेब्लिश करता है। तो द 17 एंड 18 सेंचुरी दे रेगुलर सैंक ईच अदर शिप। तो वो लोग क्या करने लगे? एक दूसरे को डुबाने लगे, एक दूसरे की शिप डुबाने लगे, एक दूसरे के रूट को ब्लॉक करने लगे, एक दूसरे को रोकने लगे ताकि कंपटीशन ख़त्म हो जाए। एंड प्रिवेंट राइवल शिप फ्रॉम मूविंग विद द सप्लाईज ऑफ goods. Trade were carried on with arms and trading posts were protected through fortification. This effort to fortify settlements and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers. तो इनकी वजह से जो लोकल रूलर्स थे उनके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो कंपनी को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई क्योंकि ट्रेड अलग था और पॉलिटिक्स उस टाइम पे अलग। इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि वो पॉलिटिक्स में भी एंटर कर जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन ट्रेड इन बंगाल। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? बंगाल में ट्रेड शुरू कर दिया। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली इन 1651। तो पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री है वो कहाँ पे सेटअप हुई? हुगली में। कौन से ईयर में? 1651 में, हुगली रिवर के बैंक में। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर्स नोन एट दैट टाइम एज फैक्टर ऑपरेटेड। तो वहाँ से वो पूरा जो ऑपरेशन वो चलता था, वहाँ से वो लोग ऑपरेट करते थे। उनके पास क्या था? एक वेयर हाउस भी था जहाँ पे वो माल सामान रखते थे और एक्सपोर्ट करते थे। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड फ्रॉम फॉर एक्सपोर्ट वेयर स्टोर्ड एंड इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट। वहाँ पे एक ऑफिस भी थी जहाँ से वो लोग ऑपरेट करते थे। एज ट्रेड एक्सपांड द कंपनी परस्यूड मर्चेंट एंड ट्रेड टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। जैसे ट्रेड एक्सपांड होता गया और बढ़ता गया, कंपनी ने क्या किया? मर्चेंट और ट्रेडर को फैक्ट्री के आसपास ही सेटल कर लिया। बाय 1696 इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट। उसके बाद उन्होंने एक फोर्ट बना दिया। कहाँ पे? सेटलमेंट के आसपास, 1696 में। 2 years लेटर इट ब्राइब मुगल ऑफिशियल्स इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट ओवर 3 विलेजेस। उन्होंने मुगल जो ऑफिशियल्स थे उनको क्या करना किया? ब्राइब करना चालू किया, मतलब रिश्वत देनी चालू कर दी और 3 विलेज की ज़मींदारी अपने अंदर ले ली। उसमें से एक है कलिकत, जिसे हम कोलकाता के नाम से भी जानते हैं, कलकत्ता या कोलकाता। इट ऑल्सो परसुडेड द मुगल एम्पर औरंगजेब टू इशू अ फरमान। उसके बाद उन्होंने क्या किया? मुगल जो एम्पर थे औरंगजेब, उनसे एक फरमान जाहिर करवाया, ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, कि वो कंपनी कोई भी ट्रेड करे उन पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा।
The company tried continuously to press for more concession and manipulate existing privilege. Aurangzeb Farman, for instance, had granted only the company the right to trade duty free, but officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty. मतलब जो औरंगजेब का फरमान था वो किस लिए था कि कंपनी कोई भी माल सामान खरीदे और बेचे तो उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन कंपनी के जो लोग हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, अगर वो कोई भी ट्रेड करे तो उसके ऊपर उन्हें ड्यूटी भरनी होगी. दिस डे रिफ्यूज़, लेकिन उन्होंने उस चीज़ ऑफिशियल्स जो थे वो कभी कभी रिफ्यूज़ करते थे पे करने के लिए. तो उसकी वजह से क्या हुआ, कॉजिंग एन एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल. बंगाल को रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ. हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट. तो इसकी वजह से जो नवाब थे बंगाल के, मुर्शिद कुली खान, वो क्यों ना प्रोटेस्ट नहीं करते. ये कुछ पेंटिंग दी गई है जिसमें लोकल बोट्स दिख रही है. क्या ला रही है वो माल सामान, कहाँ से, मद्रास से. जो पेंटिंग की है वो विलियम सिम्पसन ने की है और पेंटिंग है 1867 की.